So, welcome to Biology by Vibhu, and in this video we are discussing about the mode of action or the mechanism of convalescent plasma therapy transfusion. And if you actually want to see the mechanism, then you can skip directly to the mechanism portion. That is actually in the latter part, and in the beginning part we are actually discussing about some introduction and some biology of coronavirus. So keep watching this video and keep watching till the end for getting the better information about what is actually convalescent plasma therapy and what is actually its mechanism, how it actually works in our body, and why it is essential in case of corona virus infection. So keep watching. So basically in this video we are going to discuss about what is convalescent plasma therapy. ओके, कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरापी आप लोगों ने सुना होगा, अभी ये चल रहा है जिसको आप प्लाज्मा थेरापी के बारे में भी जानते हैं कि ये कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए अभी इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत सारे स्टेट्स ने इसको शुरू करना स्टार्ट भी कर दिया है। हमारे उड़ीसा में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है और ये पूरा भारत में और विश्व के कई जगह पर कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरापी चल रहा है। इसको लोग बेसिकली प्लाज्मा थेरापी के बारे में ही जानते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि ये कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरापी क्या है और ये कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरापी में होता क्या है। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इसको हम कन्वालेसेंट क्यों कहते हैं। कन्वालेसेंट का मतलब है कि अगर कोई इंसान को एक बीमारी या फिर कोई सर्जरी हुई हो और वो उससे रिकवर कर चुका हो, उसके बाद अगर उससे कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट करके हम किसी दूसरे में लगाते हैं उसको रिकवर करने के लिए, तो उसको हम कन्वालेसेंट कहते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जिसको कोरोना हो गया है उसका प्लाज्मा को लेकर अगर हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ और उसको हम क्योर करते हैं तो उसको हम कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरापी कहेंगे। ये थेरापी पैंडेमिक या फिर एपिडेमिक में बहुत सारे जगह पर यूज किया जाता है जहाँ पर मेडिसिन का कोई दूर दूर तक अता पता ना हो और जब वैक्सीन का प्रिपरेशन भी चल रहा हो तो उस वक्त हम कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरापी अप्लाई करते हैं। अभी कोरोना का जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया है। वो जो कोरोना वायरस का वैक्सीन है जो रूसिया ने मॉडिफाई किया था उसका अभी सारे विश्व भर में एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। तो इस वक्त लोग वैक्सीन को छोड़ के लोग प्लाज्मा थेरापी के पीछे कंटिन्यू कर रहे हैं कि ये प्लाज्मा थेरापी से अगर कुछ हीलिंग हो सके तो लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरापी क्या है, इसका क्या क्या मैकेनिज्म है और इसके बारे में हम फुल्ली रिव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये कोरोना क्या है, ये कैसे, इसका बायोलॉजी क्या है और फिर हम लास्ट में इसका मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं द ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ ए नोवेल कोरोना वायरस न्यूली नेम्ड एज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 दैट इज SARS-CoV-2 by the International Committee on Taxonomy of Virus has attracted increasing attention and public emergency. If you see, this virus was initially detected in Wuhan of China in December 2019. The virus was presumed to be zoonotic because preliminary investigation demonstrated that the first generation patients in Wuhan geographically linked to the Hunan seafood wholesale market where live animals were sold. ये सब हम जानते हैं, कोरोना के जो हिस्ट्री रहा है हम उसको भी जानते हैं और ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है। अगर हम देखेंगे अभी इंडिया में 2.65 मिलियन कन्फर्म्ड केसेस है जिसमें कि 1.92 मिलियन रिकवर्ड केसेस है और 50,000 डेथ्स रिकॉर्डेड किया गया है। और अगर हम उड़ीसा के बारे में देखें तो वहाँ पर 60,000 कन्फर्म्ड केसेस है जिससे कि 42,000 रिकवर्ड कर चुके हैं और 343 डेथ्स अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है और दुनिया भर का भी स्टैटिस्टिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कन्फर्म्ड केसेस 21.6 मिलियन हुए जहाँ पर रिकवर्ड केसेस 13.6 मिलियन है और डेथ 7 लाख के पार चला जा चुका है। तो यहाँ पर ये जो प्लाज्मा थेरापी है
ये एक बहुत ही लाभदायक प्रोसेस है जहां पर कि हमारे पास कोई वैक्सीन ही नहीं है इसको ट्रीटमेंट करने के लिए, तो हम इस प्लाज्मा थेरेपी को यूज कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये जो नोवेल कोरोना वायरस है इसका क्या बायोलॉजी है। SARS-CoV-2 belongs to the Beta coronavirus family. Its genome is a single-stranded RNA composed of about 30 kilobase nucleotides, which encodes 4 major structural proteins like spike protein that we denote as S, then membrane protein that we denote as M, then envelope protein that we denote as E, and the nucleocapsid protein that is N. The translational studies have demonstrated that the interaction between the receptor binding motif of S protein and the angiotensin converting enzyme 2, that is AS2, mediates the recognition and entry of SARS-CoV-2 into the host cells. क्या हुआ है ना, हमारे अंदर एक AS2 नाम का प्रोटीन है जिसको हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 प्रोटीन कहते हैं। उसी AS2 एंजाइम के साथ ये जो SARS-CoV-2 है ये उसके साथ मिलकर हमारे शरीर के अंदर घुसता है। तो ये जो सार्स कोरोना वायरस 2 है इसका हमारे बॉडी में जो रिसेप्टर है जिसको हम प्यूटेटिव रिसेप्टर कहते हैं वो है S2। The clinical manifestation and radiologic features of COVID-19 and the cause and those of SARS are quite similar. For example, both diseases are highly infectious and the incubation period ranges from several days to 2 weeks. Common symptoms are the onset of disease include fever, cough, myalgia, and shortness of breath, and it will eventually leads to death. On May 14, 1796, Edward Jenner took fluid from a cowpox blister and scratched it into the skin of James Phipps. That was an 8-year-old boy, and a single blister rose up on the spot, but James soon recovered, and that was the first time Edward Jenner successfully invented the vaccine. Nowadays, we are also doing the same things, like several convalescent blood products such as intravenous immunoglobulins, then polyclonal or monoclonal antibodies have been developed to treat infectious conditions. However, in situations of emergency, they are difficult and expensive to produce and may not yield an appropriate infectious control. Thus, the use of convalescent plasma have been widely used in different outbreaks as the first therapeutic option given the lack of effective medication or vaccines, and often as a last chance or experimental treatment. ठीक है, आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन है या फिर जो पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है उसको डेवलप करना बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। तो जब तक वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है तब तक हम कन्वालेसेंट प्लाज्मा को यूज करते हैं एज अ वैक्सीन। मतलब कि इसको हम एक वैक्सीन का रिप्लेसमेंट की तरह यूज करते हैं जिससे कि हम थोड़ी सी राहत दिला सके इस बीमारी से। तो यहां पर अभी कोरोना की सिचुएशन में भी ये सेम टेक्निक अप्लाई किया जाता है। इन कोविड-19, reports have shown that administration of a CP is safe and it was not associated with the major adverse event. If we see, the CP is for convalescent plasma. Okay. So in COVID-19 cases, the report has confirmed that the CP is actually safe to use and it was not associated with major adverse events. Thus, due to tolerability and potential efficacy, the CP is a good candidate to be evaluated as a therapeutic option to control the current pandemic. The convalescent donor must undergo standard pre-donation assessment to ensure compliance with current regulations regarding plasma donation. Currently, convalescent donors between 18 to 65 are considered as the subjects without infectious symptomatology and a negative test for COVID-19 after 14 days of recovery. अगर हम देखेंगे तो अभी कॉन्वालेसेंट डोनर जो है हम 18 से 65 साल के जो व्यक्ति है उनको हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ परफेक्ट कैंडिडेट और डोनर, एंड
हम उसको पहले 14 दिन तक एडमिनिस्ट्रेशन में रखते हैं, और जब वो रिकवर करता है कोविड-19 से, उसके बाद उससे हम प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। दिस टेस्ट मस्ट बी रिपीटेड 48 आवर लेटर एंड एट द मोमेंट ऑफ डोनेशन ऑल्सो। ठीक है, हमें वो जो कोरोना का जो नेगेटिव टेस्ट है उसको भी कंफर्म करना होगा। अगर वो कोरोना से नेगेटिव नहीं होगा तो हम ये प्लाज्मा को डोनेट नहीं कर सके। तो इसीलिए हमें ये जो डोनेशन करने से पहले हमें ये अश्योर कर लेना चाहिए। द एफेरेसिस इज द रिकमेंडेड प्रोसीजर टू ऑब्टेन प्लाज्मा। अगर हम देखेंगे जो एफेरेसिस मेथड है जिससे हम ब्लड से किसी भी कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वही असल में रिकमेंडेड प्रोसीजर होता है प्लाज्मा को ऑब्टेन करने के लिए। दिस प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन अ कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ अ ब्लड फ्रॉम डोनर टू अलाउ ए सिलेक्टिव कलेक्शन ऑफ प्लाज्मा। हम सेंट्रीफ्यूगेशन, कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हम इस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं और प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ दिस टेक्निक इज अराउंड 400 to 800 माइक्रोलीटर from a single apheresis donation. Okay, this amount of plasma could be storage in units of 200 to 500 ml and frozen within 24 hour of collection to be used in further transfusion. हम जब ट्रांसफ्यूजन करते हैं उससे पहले हम इसको फ्रीज करके रखते हैं ताकि हम इसको डोनेशन में यूज कर सके। आज सीपी प्रोडक्शन रिक्वायर हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड, इट मस्ट बी फ्री ऑफ एनी इन्फेक्शन। हमें वो प्लाज्मा को और किसी प्रकार का इन्फेक्शन से मुक्त रखना होगा, जैसे कि HIV हो, हेपाटाइटिस बी हो, हेपाटाइटिस सी हो, सिफिलाइसिस हो, ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोफिक वायरस 1, 2, इन सब तरीके इन्फेक्शन से हम उसको फ्री रखेंगे। अगर वो फ्री हुआ तो ही हम उस प्लाज्मा को डोनेट करेंगे, वरना हम उसको डोनेट नहीं कर सकेंगे। इसके बाद आता है एफेरेसिस। ठीक है, इसमें हम एफेरेसिस के बारे में कुछ जानते हैं। एफेरेसिस इज एक्चुअली ए टेक्निक बाय व्हिच अ पर्टिकुलर सब्सटेंस और कंपोनेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड एंड द मेन वॉल्यूम बीइंग रिटर्न टू द बॉडी। ठीक है, सो अभी हम मैकेनिज्म को देखेंगे कि ये मैकेनिज्म कैसे होता है, और आपको इसी मैकेनिज्म को ही समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये प्लाज्मा थेरापी काम करता है। तो सबसे पहले हम ब्लड को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इसको रिमूव करते हैं, और फिर हम एक येलोइश सब्सटेंस को निकालते हैं जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन होता है जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, इसमें एल्बुमिन होता है और फाइब्रिनोजेन होता है जो कि एंटी क्लॉटिंग एजेंट है। लेकिन अगर हम फिब्रिनोजेन को इससे रिमूव कर दें तो ये सीरम प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, उसी सीरम प्रोटीन को हम यूज करते हैं कोविड-19 के जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं उसको टेस्ट करने के लिए हम उस सीरम प्रोटीन को यूज करते हैं, और फिर जब हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं तब हम उस फिब्रिनोजेन के साथ, मतलब के प्लाज्मा को हम ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। ये देखिए, ये है कोरोना वायरस। जो नोवेल कोरोना वायरस का पिक्चर आया था वो कुछ इस तरह का है। तो वो जो नोवेल कोरोना वायरस है, जब वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाएगा तो हमारे बॉडी का जो एपिथेलियल लेयर है जिसमें हम मैक्रोफेजेस देखते हैं, हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है जिसमें मैक्रोफेजेस होते हैं, वो मैक्रोफेजेस सबसे पहले क्या करते हैं, वो फागोसाइट करते हैं उस कोरोना वायरस को। जब वो फागोसाइट कर देते हैं तब वो उसको क्या करते हैं ना, कुछ फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिस फ्रैगमेंट्स को MHC2, दैट इज मेजर हिस्टोकाइनिन कॉम्प्लेक्स, दैट इज MHC2 प्रोटीन, वो उसको क्या करता है ना, वो उसको बाहर निकालता है, उससे उसके अंदर से उसको वो एक्सपोज करता है बाहर। तब उसको नाइव टी सेल, हमारा जो लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट, वो उसको कैप्चर करता है। और वो उसको किस तरह से कैप्चर करता है ना, टी सेल रिसेप्टर के तहत और साइटोकाइनिन के साथ वो उसको कैप्चर करता है, जिसको हम को स्टिमुलेशन कहते हैं। इसके बाद आता है क्या ना, जो मैकेनिज्म, जो नाइव टी सेल है वो कोरोना वायरस फ्रैगमेंट को लेकर क्या करता है ना, दो एक्टिवेशन की तरफ जाता है। एक है TH1 एक्टिवेशन, दैट इज टी हेल्पर सेल 1 एक्टिवेशन, एंड अनदर वन इज टी हेल्पर सेल 2 एक्टिवेशन। जो कोरोना वायरस है उसके केस में क्या होता है ना, मोस्टली TH2 एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है ना, जो टी हेल्पर सेल 2 होता है वो रिलीज करता है इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5। जो इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 होता है वो क्या करता है ना, वो बी सेल को एक्टिवेट करता है,
जिससे क्या होता है ना, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। जब एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू होता है तभी उस एंटीबॉडीज को हम लेकर किसी और ऑर्गेनिज्म या फिर इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म को दे सकते हैं, जिससे कि वो उस डिजीज से बच सके। तो दिस इज एक्चुअली द मैकेनिज्म व्हाट वी आर एक्चुअली अप्लाइंग। Antibodies are so many types. If you see, there are 5 types of antibodies in humans, like IgG, IgA, IgM, IgE, and IgD. The structure is like this: one Y-type structure, like you can see in the picture of an antibody, which is having light chain and heavy chain in its structure. That antibody is actually used for this treatment. If you see the IgM and IgD, that are the very first to be produced after B cell activation. जब B cell activate हो जाता है तब जो पहला एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है वो है IgM या फिर IgD। इसके बाद फॉर्मेशन होता है IgG, और वो जो IgM या फिर IgD है वो बहुत कम समय के लिए एक्टिव रहता है बॉडी में, लेकिन जो IgG होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है। तो क्या हुआ, जब एक ऑर्गेनिज्म को कोरोना हो गया है और वो कोरोना से रिकवर कर चुका है, तो उसमें क्या होगा ना, पहले IgM या फिर IgD का फॉर्मेशन होगा। जब ये IgM या फिर IgD का फॉर्मेशन रुक जाएगा, मतलब कि ये जो IgM या फिर IgD है उसका डाउनफॉल हो जाएगा। उसका डाउनफॉल होने के बाद, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, उसका डाउनफॉल होने के बाद IgG का फॉर्मेशन शुरू होता है। वो जो IgG का फॉर्मेशन शुरू होता है, IgG क्या करता है ना, वो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेन्स में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे कि IgG हमारे माउथ में जो म्यूकस लेयर है उसमें वो रह जाता है, फिर प्लासेंटा के थ्रू ये प्रेग्नेंट लेडी में जो उनके अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप करता है उसमें भी ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो वो जो IgG है ये असल में लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि अभी कोरोना की केसेस में IgG कितना देर तक रुक सकता है। IgG इसका मोड ऑफ एक्शन 1 दिन 2 दिन या फिर 1 महीना 2 महीना 1 साल 10 साल ऐसे भी रह सकता है। तो हमें IgG का मोड ऑफ एक्शन असल में पता नहीं है कोरोना की केसेस में कि ये कितना देर रह सकता है, लेकिन जितना देर ये रहेगा हमारे बॉडी में उतना देर तक हम कोरोना से इम्यूनिटी खुद को प्रोवाइड कर सकेंगे। और वो प्रोवाइड कैसे हम करेंगे ना, 3 मेथड में। एक है न्यूट्रलाइजेशन, दूसरा है ऑप्सोनाइजेशन, और तीसरा है एक्टिवेशन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। जो न्यूट्रलाइजेशन है उसमें क्या करता है ना, जो एंटीबॉडीज होते हैं वो जाके एंटीजेन्स के साथ बाइंड कर सकते हैं। उससे क्या होगा ना, जो एंटीबॉडी हम अगर सोचेंगे जो कोरोना वायरस है, वो कोरोना एक एंटीजन है जिसमें स्पाइक होता है। वो क्या करेगा, ये जो एंटीबॉडीज होते हैं वो उसके स्पाइक के साथ जाकर अटैच हो जाएंगे, जिससे क्या होगा ना, उसका स्पाइक को अभी फ्री एंड नहीं मिलेगा, तो वो हमारे बॉडी में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकेगा। तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। फिर आता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है ना, जो माइक्रोफेजेस है वो असल में एंटीबॉडीज के तरफ बहुत ही अफेक्टेड होते हैं, मतलब कि अट्रैक्टेड होते हैं। तो वो क्या होता है ना, जब एंटीबॉडीज वो एंटीजन को कवर करके रख देता है, उसके बाद माइक्रोफेजेस क्या करेंगे ना, वो उन एंटीबॉडीज को एनगल्फ करेंगे और फैगोसाइट्स के दौरान वो पैथोजन को किल कर सकेंगे, which is known as opsonization। देन क्या होता है ना, एक्टिवेशन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है ना, जो IgG IgM ये करते हैं ना, ये एक्टिवेट करते हैं C3b को। C3b क्या होता है ना, वो एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की डेरिवेटिव होता है जो कि ऑप्सोनिन की तरह ही एक्ट करता है। इससे भी क्या होता है ना, इट इज द लार्जर ऑफ अ 2 एलिमेंट फॉर्म्ड बाय द क्लीवेज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट 3 एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी सिस्टम। इससे भी क्या होता है ना, जो C3b है वो C3b क्या करेगा ना, वो भी एंटीजन के साथ जाकर बाइंड हो जाएगा, और C3b का भी अफिनिटी है मैक्रोफेजेस की ओर। तो मैक्रोफेजेस उनको भी एनगल्फ करके वो जो पैथोजन है उसको वो किल कर सकेगा। तो इन्हीं 3 प्रकार के मेथड से हम कोरोना वायरस को डिलीट करते हैं हमारे बॉडी से, और इससे क्या होता है ना, हमें कुछ देर तक राहत मिल सकती है। जब तक हमारे बॉडी में IgG का फॉर्मेशन रहेगा तब तक हमारा बॉडी कोरोना से लड़ सकेगा। तो यही है
प्लाज्मा थेरापी या फिर कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरापी का कंसेप्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए। ये एक फैक्चुअल वीडियो था और अगर आप देखेंगे तो अभी प्लाज्मा थेरापी बहुत ही ट्रेंडिंग कर रहा है मार्केट में। तो मुझे लगा कि मैं भी अपने स्टूडेंट्स के लिए इसके बारे में एक वीडियो बनाऊं जिससे कि उनको पता चले कि ये टेक्निक क्या होता है। और इसको मैंने बहुत ही सिंप्लिसिटी के तरीके में समझाया है कि जाकि इसको कोई भी समझ सके। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिनको कोरोना हुआ है और वो नेगेटिव हो चुके हैं वो भी जाकर प्लाज्मा डोनेट करें, तो उससे क्या होगा ना, दूसरे को बेनिफिट मिल सकेगा। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।